सर आपका 3 अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, तो सर उस वक्त आप अपने आप को किस तरीके से मोटिवेट रखते थे? मुझे ऐसा लगता था कि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है एंड आई डिजर्व टू बी इन दैट पर्टिकुलर लिस्ट। एक बार तो मुझे मेरे एक फ्रेंड थे सीनियर, उनने बोला कि अगर तेरा सिलेक्शन नहीं होता ना तो इट इज़ द लॉस ऑफ सर्विसेज। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि सोचते हैं कि न्यूज़पेपर हमें नहीं पढ़ना है, करंट अफेयर कई सारे सोर्सेज हैं ऑनलाइन, उसको फॉलो कर। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं करंट अफेयर के लिए, तो सर उससे क्या बेनिफिट मिलता है? ऐसा कहा भी जाता है कि आपकी पर्सनैलिटी बनती है कि आप कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं उससे। एंड आई एम प्रिविलेज, मेरी पूरी स्टोरी में आज तक एक सेटबैक आई नहीं। सर जैसा कि आपने 3 बार जो है लगातार प्रीलिम्स के लिए कट ऑफ क्लियर किया और इंक्लूडिंग फॉरेस्ट आल्सो, जबकि सर फॉरेस्ट का जो कट ऑफ होता है वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का जो कट ऑफ है उससे सर अप्रॉक्स 10-15 नंबर ज़्यादा होता है। तो सर प्रीलिम्स के लिए क्या अप्रोच रखना है? इंपॉर्टेंट है, आप कुछ फेक नहीं कर सकते इंटरव्यू में। आप 5 मिनट से आप फेक कर नहीं सकते 30 मिनट के इंटरव्यू में, तो दे विल कैच यू। तो बी जेन्युइन, ईमानदार है ना। आपको अगर आपका उस समय ये भी याद ना आए कि आपके कितने परसेंट थे 12 में, सॉरी बोल देना। कुछ लोग बोलते हैं हमारे समाज के अंदर कि जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो वहाँ भी कुछ भी पूछ लेते हैं, जैसे कि कितनी सीढ़ी आप चढ़ के आ रहे हैं, कितने कोट में बटन आपके हैं, आपका रोल नंबर कितने नंबर का है। सबसे ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इस पूरी जर्नी में, वो है सेल्फ बिलीव एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप जितना अपने आप पर विश्वास रखेंगे, अपने रिसोर्सेज पर विश्वास रखेंगे, ट्रस्ट करेंगे प्रोसेस को, अपनी मेहनत को। सर लोग बोलते हैं जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं उस वक्त आपको 14-15 घंटे डेली बेसिस पे पढ़ना होता है, क्या सच है? बहुत रेस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता है सिविल सर्विस को। मैं घर गया तो स्वागत हुआ, पेरेंट्स का भी स्वागत हुआ, समाज वालों ने स्वागत किया, पूरे सरोंज के बहुत से लोग, विधायक से लेके एवरीवन कम्स एट माय होम स्वागत के लिए, कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। मुझे पूरे रिलेटिव्स घर पे आए। जय हिंद दोस्तों आज की ये जो वीडियो है ये आप सबके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो हमारे गेस्ट हैं वो काफ़ी स्पेशल हैं। हमारे साथ हैं श्री आदित्य जैन सर, जिन्होंने इस बार 561 रैंक स्कोर किया है और सर ने यूपीएससी क्वालिफाई किया है। परंतु सर की जो जर्नी रही है वो काफ़ी मोटिवेटिंग रही है। सर ने टोटल कई अटैम्प्ट दिए हैं, ये सर का चौथा प्रयास था जिसमें सर का चयन हुआ। सर ने यूपीएससी सीएससी भी दिया है और साथ साथ फॉरेस्ट का एग्ज़ाम भी दिया है। सर ने 3 से 4 बार इंटरव्यू भी दिए हैं। तो आज की ये जो वीडियो है ओवरऑल ये सर की जर्नी के बारे में रहेगी, सर के एक्सपीरियंस के बारे में रहेगा और सर की स्ट्रेटजी के बारे में रहेगा। तो चलिए आपका ज़्यादा कीमती समय नहीं लेते हैं और सर के साथ अपनी बातचीत को आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। जी सर, दिस इज़ माई फर्स्ट पॉडकास्ट। जी, लेट्स सी कैसा होता है। एंड सारे आपके व्यूअर्स के लिए मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सर सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में हम सबको अवगत कराएं कि आपका क्या बैकग्राउंड रहा है, आपने किस तरीके से पढ़ाई किया है। जी, आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम लक्ष्मी नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, भोपाल। जी, मैं 2020 में पास आउट हुआ था। एंड मैंने सोचा कि अगर मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, फॉर एग्जांपल ईएससी, यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस की, तो मैंने सोचा क्यों ना सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं जब तैयारी करनी है गवर्नमेंट जॉब की। तो एंड वन ऑफ माई सीनियर गॉट सिलेक्टेड, शी गॉट ऑल इंडिया रैंक 5 फ्रॉम माई कॉलेज, तो उनसे मोटिवेशन मिला। एंड देन लॉकडाउन आया। लॉकडाउन में मैंने सोचा कि अभी तैयारी स्टार्ट करते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर मैंने सिलेबस देखा यूपीएससी का कैसा होता है, 2020 की बात है। एंड थोड़ा खुद से सेल्फ स्टडी करके पढ़ाई करना चालू किया। एंड देन जब तक लॉकडाउन ख़त्म हुआ तब तक मैंने थोड़ा समझना स्टार्ट किया कि यूपीएससी होता क्या है। एंड देन मैंने सेल्फ स्टडी की पूरी। मैंने सारी बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी एंड आफ्टर स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने के बाद नोट्स बनाए। एंड देन आई गिव लॉट ऑफ टेस्ट। तो मेरी स्ट्रेटजी हमेशा ऐसी रही कि लॉट ऑफ टेस्ट दो, रिवाइज बहुत बार करो अपनी स्टैंडर्ड बुक्स को, एंड एक बार जो मटेरियल अवेलेबल है इंटरनेट पे वो रेफ़र कर लिया अपने नोट्स को अपडेट करने के लिए। एंड देन इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट आई डिडंट क्लियर माई प्रीलिम्स बिकॉज आई डिडंट क्लियर CSAT एक्चुअली। आई स्कोर 65 मार्क्स। एंड इन सेकेंड अटैम्प्ट आई क्लियर्ड माई प्रीलिम्स विद फॉरेस्ट कट ऑफ। तो मैंने दोनों के मेंस लिखे, सिविल्स का भी एंड फॉरेस्ट का भी, और दोनों के मेंस क्लियर नहीं हुए। एंड इन माई थर्ड अटैम्प्ट मैंने दोनों के दोबारा मेंस लिखे, सिविल्स के एंड फॉरेस्ट के, एंड दोनों के इंटरव्यू भी दिए, पर दोनों के इंटरव्यू क्लियर नहीं हुए। आई मिस दैट होली लिस्ट फ्रॉम फ्यू मार्क्स। एंड इन माई फोर्थ अटैम्प्ट आई क्लियर्ड माई सिविल सर्विसेज, एंड अभी फॉरेस्ट सर्विस का रिजल्ट आना है। दोनों के इंटरव्यू मैंने दोबारा दिए। ओवरऑल दिस इज़ माई 6th मेंस एंड 4th इंटरव्यू इन माई 4th अटैम्प्ट। जी सर, हमारा आपसे ये रहेगा कि आपका जो प्रयास रहा है सर, आपने लगभग सर कई बार अटेम्प्ट दिए, 4 बार आपने अटेम्प्ट दिया है, जिसमें कि आपने 4 बार इंटरव्यू भी दिया है और आपने 6 बार जो है मेंस का एग्ज़ाम लिखा है। तो सर ये उसके बाद सर आपका 3 अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था कुछ कारणवश। तो सर उस वक्त आप अपने आप को किस तरीके से मोटिवेट रखते थे? क्योंकि क्या होता है जब हमारा पहले 2 और दूसरे तीसरे प्रयास में चयन नहीं होता तो हमारे परिवार के जो लोग हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमारे फ्रेंड सर्किल के लोग हैं, वो भी बोलते हैं कि भाई तुम्हारा चयन नहीं हो रहा है, तुम क्या पढ़ाई कर रहे हो। तो सर उस वक्त आप अपने आप को किस तरीके से मोटिवेट करते थे?
फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच कि आपने एक क्वेश्चन पूछा जी कि अपने आप को मोटिवेटेड रखना थ्रू आउट इज दिस जर्नी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी और मोटिवेशन रखने का मेरा सबसे पहला रीज़न ये था कि मुझे मेरा फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, जी मुझे मेरे दोस्तों का बहुत सपोर्ट था, बिलीव था। एंड थर्ड, मुझे मेरे पे बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस था। जी मुझे ऐसा लगता था कि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है जी एंड आई डिज़र्व टू बी इन दैट पर्टिकुलर लिस्ट। मैं डिज़र्व करता हूँ सिविल सर्विसेज में जाना। जी And एक बार तो मुझे मेरे एक फ्रेंड थे सीनियर, उनने बोला कि अगर तेरा सिलेक्शन नहीं होता ना जी तो इट इज़ द लॉस ऑफ सर्विसेज नॉट योर्स। तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस रख। तो एक वो बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर था कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपनी मेहनत पे, अपनी जर्नी पे पूरा बिलीफ रखना। एंड सेकेंडली, कैरियर बैकअप रखना। मैंने एक मुझे मोटिवेशन ये भी था, मुझे पेरेंट्स को कह के रखा था कि पापा मेरे पास कैरियर बैकअप है, मैंने मास्टर्स कर लिया है सोशियोलॉजी से, आई क्वालिफाइड UGC नेट इन सोशियोलॉजी, सो आई विल ऑल्सो गिव एग्जाम ऑफ प्रोफेसर एज असिस्टेंट प्रोफेसर। सो और उसके अलावा भी मेरे पास कैरियर बैकअप में फॉरेस्ट की एग्जामिनेशंस भी थी। जी तो मुझे ये सब 2-3 चीज़ों ने मिक्स करके मोटिवेटेड रखा कि नहीं, आई विल डू वेरी गुड इन माई लाइफ। अच्छे दोस्त, मेरी खुद की मेहनत और उस पर सेल्फ बिलीफ, इन सब ने मिलकर मुझे मोटिवेटेड रखा। जी सर, हम आपके सारे पॉइंट्स पे आएंगे, बट पहला जो हमारा क्वेश्चन जो आपने अभी बताया उससे अब जो बनता है सर, आपके हमने कुछ वीडियो भी देखा हुआ है जिसमें आपने बोला कि प्लान ए के साथ प्लान बी और सी भी रखें। जी, तो सर इससे बेनिफिट क्या मिलता है? देखिए वो अल्टीमेटली UPSC इज़ ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जी ऑल ऑफ दी स्टूडेंट्स और एंड एस्पायरेंट्स आर नॉट गोइंग टू बी सिलेक्टेड। मतलब 100% सब सिलेक्ट नहीं होते, 1000 बच्चे सिलेक्ट होते हैं अगर 5 लाख दे रहे हैं तो प्लान भी होता है। तो आपको तो ठीक है, सेल्फ बिलीफ है अपने आप पे, जी। बट आपके पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो वो फैमिली का सपोर्ट आपको एक इंक्रीज़ होगा। जब आपके पेरेंट्स को मालूम हुआ कि नहीं, प्लान बी और प्लान सी है इसके पास, इट डजंट शो अंडर कॉन्फिडेंस, है ना। बट ये पेरेंट्स की सेटिस्फैक्शन के लिए होता है और अपनी मेंटल हेल्थ के लिए भी होता है कि यार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैं अपना 100% दे रहा हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली इफ़ ऑल स्टार्स नॉट अलाइन टुगेदर जी देन मैं क्या करूँगा। तो एक उससे कॉन्फिडेंस आएगा। मैं बोलूँगा कि कोई ग्रेजुएशन कर रहा है तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर ले साथ में, जी अगर नेट क्वालिफाइड होता है तो कर ले, या कुछ कैरियर बैकअप में कुछ करता है थोड़ा बहुत साथ में। ऐसा नहीं कि UPSC की प्रिपरेशन को साइड में रख के कर रहा है, जी बट अगर विदाउट हार्मिंग UPSC प्रिपरेशन कुछ कैरियर बैकअप स्ट्रांग होता है तो इट विल ओनली बेनिफिट हिम और हर। जी सर, जो आपका बैकग्राउंड रहा है वो जनरली साइंस रहा है, जैसे कि जी। आपने 11th-12th में भी साइंस से पढ़ाई किया है, आपने जो ग्रेजुएशन किया उसके अंदर आप BTech किए मैकेनिकल से, और सर वो भी आपका साइंस स्ट्रीम ही रहा है। तो सर उसके बाद जब आपने UPSC के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया होगा, तो चूँकि आपके पास काफ़ी लंबे समय से ह्यूमैनिटीज जो सब्जेक्ट होते हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इनसे सर जो रिश्ता होता है वो कहीं ना कहीं टूट जाता है। जी। तो सर जब आपने स्टार्ट किया होगा उस वक्त आपको क्या क्या चैलेंज फेस करना हुआ? फर्स्टली बोलो तो कभी रिश्ता जुड़ा ही नहीं था ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट से। 11th-12th साइंस पढ़ी एंड देन इंजीनियरिंग पढ़ी, एंड मैंने कभी कोचिंग नहीं की थी, ना 11th में, ना 12th में, ना इंजीनियरिंग में। तो आई डोंट नो कि कोचिंग वगैरह से क्या होता है। मैंने सारे टेक्निकल सब्जेक्ट, सब कुछ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सब कुछ मैंने खुद से पढ़ा। जी तो जब मैं 12th इंजीनियरिंग के बाद ग्रेजुएशन में था, लॉकडाउन लगा हुआ था, फाइनल सेमेस्टर में था, तो मैंने कुछ बुक्स उठाई, मैंने यूट्यूब खोला, यूट्यूब पे मैंने सिलेबस देखा, उन बुक्स की समरी वगैरह बहुत सारे मिल गए थे मेरे को यूट्यूब पे, मैंने वो देखे, तो मुझे लगा यार ये तो बहुत सिंपल है, जी इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं खुद से पढ़ के नहीं कर सकता। वही बिल्कुल हिस्ट्री की सिंपल हिस्ट्री है, जी। क्रोनोलॉजी में चल रही है, तो आराम से खुद से पढ़ के कर सकता हूँ मैं। मैंने खुद से पढ़ा, 2 बार 3 बार रिवाइज़ किया, PYQs लगाए, एंड देन बहुत सारे मल्टीपल टेस्ट दिए, एंड मेरा स्टैटिक मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया। जी एंड वन हैबिट जो मैंने पूरे थ्रू आउट दी जर्नी रखी है अपनी 4 साल की जर्नी में, जी। वो न्यूज़पेपर रीडिंग। मैंने इंडियन एक्सप्रेस ऑलमोस्ट मान लीजिए एज ए बाइबल पढ़ा है, डेली जी। पढ़ा है मैंने नियम से। तो मेरा जो करंट अफेयर्स का नॉलेज था या फिर मेरी अवेयरनेस थी बहुत इंक्रीज़ हुई उससे। तो अब आते डिफ़िकल्टी पे। तो डिफ़िकल्टी सबसे ज़्यादा फेस करते हैं हम कि क्या सोर्स पढ़ना है जी और लिमिटेड कैसे करना है उन सोर्सेज को, जी। क्योंकि 2020 में फिर भी इतने सोर्सेज नहीं थे, बट इन 2025 एक्सेस ऑफ सोर्सेज हो गए हैं। तो वो कहते हैं ना, कर्स ऑफ प्लेंटी हो गया है, कहाँ से पढ़े। जी मैं बता दूंगा, तो इतना मेरा एक्सपीरियंस है, सारे के सारे सोर्सेज कॉपी पेस्ट ही हैं जी। एक दूसरे के, इतना मेजर डिफरेंस नहीं आता। तो आप एक कोई बुक उठा सकते, सारी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना ही पढ़ना है आपको, चाहे स्पेक्ट्रम हो, चाहे लक्ष्मीकांत हो, एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ना है, प्लस किसी एक कोचिंग की आप जो कंपाइलेशन आती है। जी। फॉर एग्जांपल मैंने उड़ान रेफ़र की थी प्री के लिए, एंड प्रहार रेफ़र की थी मैंने मेंस के लिए, सिर्फ उतना ही रेफ़र करना है, एंड देन अपडेट योर नोट्स। जी अब अपने नोट्स को कैसे अपडेट करना है, मल्टीपल टेस्ट देके। मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए प्री के, तो अपने प्री के नोट्स में ऐड कर लिया जो फैक्ट्स थे, एंड ऐसे ही मैंने करंट अफेयर्स भी ऐड कर लिए प्री के नोट्स में ही, जो मुझे एक्स्ट्रा मिला इन्फॉर्मेशन टेस्ट सीरीज से। एंड फॉर मेंस मैंने सेम किया, जो मैंने इतने सारे टेस्ट दिए, मेरी जो मेन बुक पढ़ी थी मैंने प्लस प्रहार पढ़ी थी, उनकी एक जगह नोट्स थे कंसोलिडेटेड। जी फिर उनको मैंने अपडेट किया कैसे, थ्रू टेस्ट। मैंने इतने सारे टेस्ट दिए, उन सब का कंटेंट मैंने टाइम अपडेट किया, एंड इन लास्ट 2 अटेम्प्ट्स मैंने ChatGPT भी बहुत यूज़ किया।
जी मेनली इन लास्ट अटेम्प्ट, तो उससे भी बहुत सारे पॉइंट्स मिले, डेटा मिला, फैक्ट्स मिले, वो ऐड किए, पॉइंट्स मिले। जी तो इट इज़ ऑल अबाउट कंसोलिडेटिंग योर all the notes and resources at one place and minimize them and revise them maximum time to get maximum output. जी सर, सबसे पहले तो हम आपको यहाँ पे धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने अपनी जो स्ट्रेटजी है वो शेयर किया, क्योंकि सर कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और जैसा कि आपने बताया कि आपने भी कोचिंग नहीं किया जी, और उसके बाद आपने कई बार मतलब लगातार आपने प्रीलिम्स 6 बार क्वालिफाई किया, आप मेंस में बैठे, तो सर आपकी जो फिल्म्स से मैंने 3 बार क्वालिफाई किया है। जी मैं मेंस 6 बार दिए मैंने, 3 सिविल्स के 3 फॉरेस्ट के। जी सर, तो सर जब आप ये करते रहते हैं तो सर जो जर्नी होती है आपकी, जो स्ट्रेटजी थी आपकी, अगर आपने उसको यहाँ पे बता दिया है तो सर इससे कुछ स्टूडेंट को तो बेनिफिट होगा जो कि जी। कुछ सेल्फ से कर रहे हैं, कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सर जैसा आपने बताया कि जो ये रिसोर्स है आपका, जो बुक्स है वो लिमिटेड होनी चाहिए। जी, आपको डेली बेसिस पे जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन को अपडेट करना है अपने नोट में। आपने जैसा कि न्यूज़पेपर पढ़ा हुआ है जी, और सर आपने कुछ बुक्स के नाम बताया, जैसे उड़ान बताया, आपने प्रहार बताया, ये आपने प्री और मेंस के लिए रेफर किया था। सर एक क्वेश्चन जो मेरे मन में भी यहाँ पे बन रहा है, जो आज जैसा कि आपने बताया कि आपने लगातार जो है 4 साल तक जो न्यूज़पेपर होता है उसको आप एज अ बाइबल पढ़ते थे, तो सर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि सोचते हैं कि न्यूज़पेपर हमें नहीं पढ़ना है, हम इसके न्यूज़पेपर पढ़ने के बजाय किसी कोचिंग के मैगजीन को फॉलो कर लें, करंट अफेयर कई सारे सोर्सेज हैं ऑनलाइन, उसको फॉलो कर लें। तो सर जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं करंट अफेयर के लिए, तो सर उससे क्या बेनिफिट मिलता है? न्यूज़पेपर फर्स्टली मैंने ऐसे सिर्फ यूपीएससी के लिए नहीं पढ़ा, जी मैंने उसको एज ए हॉबी पढ़ा जी है ना, मैंने उसको एज ए हॉबी कल्टीवेट किया। और क्या होता है जब आप किसी कोचिंग के थ्रू पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, इट इज़ गुड। आप स्टार्टिंग 1 महीने 2 महीने देख सकते हैं यूट्यूब पे लेक्चर्स, उसको बोलते हैं द हिंदू एनालिसिस आता है, इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस आता है, तो उसको आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी कि यूपीएससी के रिलेवेंट क्या है, क्योंकि वैसे तो बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है, सब कुछ रिलेवेंट लगता है वरना। जी। तो 1 या 2 महीने स्टार्टिंग के आप वो रेफर कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली आपको समझना होगा कि स्पून फीडिंग डजंट वर्क, जी है ना। आप एक मैच्योर पर्सन है, अगर आप खुद से पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा ग्रहण कर पाएंगे, जी। ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाएंगे नॉलेज को अच्छे से, एंड वाइडर अवेयरनेस रहेगी। वरना अदरवाइज अगर आप किसी और का पढ़ाई हुआ पढ़ेंगे तो फिर वो पढ़ाएगा जो उससे समझाए, जी आपकी खुद की समझ डेवलप नहीं होगी। आपकी खुद की अवेयरनेस जब डेवलप होगी, आप खुद से चीज़ों को पढ़ेंगे थोड़ा न्यूज़पेपर में, खुद से क्रिटिकली एनालाइज करेंगे, क्वेश्चनिंग करेंगे, खुद से देखेंगे यार दुनिया में ये भी हो रहा है। जी। और बहुत सी बार आपको पता भी नहीं चलेगा कब बैक ऑफ द मेमोरी आपको वो नॉलेज हेल्प करेगी। मैं मेंस के कई क्वेश्चन ऐसे थे इस बार के न्यूज़पेपर से थे, एंड मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा हुआ था तो मेरे वो सही हुए, खासतौर पर GS 3 में एंड 2 में, एंड वन ऑफ द हाईएस्ट मैंने स्कोर किया GS 2 और GS 3 में, क्योंकि न्यूज़पेपर की हेल्प हुई मेरे वहाँ पे। जी तो न्यूज़पेपर आप पढ़िए, 45-50 मिनट्स पढ़िए, ज़्यादा मत पढ़िए, और स्टार्टिंग के 1-2 महीने आप देखिए यूट्यूब पे एनालिसिस कि वो लोग क्या एनालाइज कर रहे हैं, क्या टॉपिक बता रहे हैं, काम का है। सिलेबस को रट के रखिए एंड सिलेबस से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो उसका होता है न्यूज़पेपर का, मुझे ऐसे में भी बहुत लगा कि आपको बहुत सी स्टोरीज मिल जाती हैं, ऐसे की एनेक्डोट्स वगैरह मिल जाते हैं। जैसे कि विनेश फोगाट है, विनेश फोगाट का वो गोल्ड मेडल नहीं मिला उनको, इतनी अच्छी हेडिंग आई थी, ए फ्यू ग्राम्स ए बिलियन ड्रीम्स, ऐसा कुछ स्टोरी आई थी, कितनी अच्छी हेडलाइन है। इस तरीके के कुछ जो क्लिक कर जाएँ, इतनी अच्छी अच्छी स्टोरीज मिल जाती हैं आपको, आप वो नोट कर सकते हैं। कोई आपको इंटरनेशनल रिलेशन पे अच्छे आर्टिकल मिलेंगे, आपको कुछ ऐसी फैक्ट्स मिल जाएंगे जो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हो भी रहा था दुनिया में। न्यूज़पेपर इज़ वेरी गुड फॉर अवेयरनेस ऑल्सो। जी, तो सर यहाँ पे न्यूज़पेपर की इम्पोर्टेंस जो मैं समझ पा रहा हूँ, ये आपको मेंस में ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि आपको मेंस में सोचने की क्षमता देता है ये। आपको पता होता है कि ये मैंने पढ़ा हुआ है, और ये मतलब आपके बैक ऑफ माइंड में जो रहता है वो पॉइंट आपके बैक ऑफ माइंड में सेव हो जाते हैं। जी। तो सर एक क्वेश्चन अगर आप बताना चाहें सर, न्यूज़पेपर के अंदर क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर पढ़ना तो बहुत बड़ा होता है, उसके अंदर जो हम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो समझ नहीं पाते कि क्या क्या पढ़ें, तो सर आप बता सकें तो बता दीजिए। फर्स्टली मैं बोलूँगा, आपने बोला कि मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है न्यूज़पेपर। एट द सेम टाइम प्रीलिम्स में इनडायरेक्टली आपको कहीं ना कहीं वो हेल्प करेगा। जी। आपकी मेमोरी शार्प होगी, आपकी अवेयरनेस चीज़ों के प्रति बहुत बढ़ेगी, तो प्रीलिम्स में भी हेल्प होगी। और न्यूज़पेपर रीडिंग ऐसा नहीं कि उन 2 महीने में मेंस की आप हैबिट डेवलप कर लेंगे, आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज उन 2 महीने में टाइम नहीं होता पढ़ने का कि आप पढ़ पाएँ। जी सर। है ना। तो मैं तो बोलूँगा 45-50 मिनट्स रोज़ पढ़िए, पेपर को अच्छे से पढ़िए अवेयरनेस के साथ। जी। एंड क्या पढ़ना है बताता हूँ मैं। तो उसके लिए फर्स्टली मैंने बताया आपको स्ट्रेटजी की 2-3 महीने आप 1-2 महीने आप वीडियो देखिए यूट्यूब पे एनालिसिस की, उससे बहुत क्लियरिटी आएगी क्या पढ़ना है। दूसरा, सिलेबस को पढ़ के रखिए कि सिलेबस क्या है, GS 1, 2, 3, 4, एथिक्स में क्या है, ऐसे में क्या है, एनेक्डोट्स कैसे लिख सकते हैं हम, उन सबको पढ़ के रखिए। तीसरा, जब आप पढ़ें तो एडिटोरियल पेज होते हैं, अब एडिटोरियल पेज पे अगर कोई हेल्थ का आर्टिकल आ रहा है, एग्रीकल्चर का आ रहा है, IR का आ रहा है, डेमोक्रेसी का आ रहा है, तो इन पे कोई अच्छे पॉइंट्स मिल जाते हैं, इनको लिख लीजिए। बट अगर
अपोजिशन वाले आर्टिकल्स हैं, अपोजिशन वाले मतलब कुछ पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस आर्टिकल्स हैं, तो उनको अवॉइड कर सकते हैं आप पढ़ना। स्पोर्ट्स वाला सेक्शन पर्सनली मैं पढ़ता था क्योंकि मेरे स्पोर्ट्स में रुचि बहुत है। मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ, बैडमिंटन भी खेलता हूँ, चेस भी खेलता हूँ, सो आई लाइक स्पोर्ट्स। तो मैं पर्सनल अपने उसके लिए पढ़ता था, वो आप अवॉइड कर सकते हैं। एक्सप्लेन चीज़ अच्छे से पढ़ता था मैं बहुत। में एक्सप्लेन में साइंस एंड टेक का कोई एक्सप्लेन आया या कोई पॉलिटी के लॉ का कोई अच्छा एक्सप्लेन आया, फॉर एग्जाम्पल CA चल रहा था, उसका एक्सप्लेन सीरीज आ गया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का एक्सप्लेन सीरीज आ गया, या कोई भी नई हैपनिंग हुई उसका एक्सप्लेन सीरीज बहुत अच्छे से आता है, तो आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएंगे उस टॉपिक से रिलेटेड अगर वो आप एक्सप्लेन अच्छे से पढ़ लेंगे तो इस तरीके से आप न्यूज़पेपर को अप्रोच कर सकते हैं। जी सर, जैसा कि आपने 3 बार जो है लगातार प्रीलिम्स के लिए कट ऑफ क्लियर किया और इंक्लूडिंग फॉरेस्ट आल्सो, जबकि सर फॉरेस्ट का जो कट ऑफ होता है वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का जो कट ऑफ है उससे सर अप्रॉक्स 10-15 नंबर ज़्यादा होता है। जी। तो सर प्रीलिम्स के लिए क्या अप्रोच रखना है कि प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए? फर्स्टली लास्ट के 15 डेज रह गए हैं, 15 डेज भी नहीं रह गए, 10 डेज ही रह गए लास्ट के जी फिल्म्स के लिए। इस साल जो अटैम्प्ट दे रहे हैं उनके लिए, तो उनको तो एडवाइस यही है कि अभी सब कुछ बिल्कुल भी नया कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ रिवाइज करना है स्टैटिक को अच्छे से, ना नया करंट अफेयर पढ़ना है ना कुछ करना है, सिर्फ स्टैटिक अच्छे से रिवाइज करना है। और जितना हो सके PYQs अच्छे से पढ़ लो और एक बार और रिवाइज कर लेना उनको भी, एंड स्टैटिक पे होल्ड करके जाओ जी, क्योंकि आफ्टर ऑल 80 क्वेश्चन स्टैटिक के आने वाले जी तो आप इजीली 100 मार्क्स तो स्कोर कर सकते हैं प्रीलिम्स में अगर आपका स्टैटिक पे कमांड अच्छा है तो जी इजीली। तो और मेरी स्ट्रेटजी ये हुआ करती थी प्रीलिम्स की कि मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ा पॉलिटी, तो पॉलिटी के मैंने 2-3 सेक्शनल टेस्ट दे लिए अलग अलग कोचिंग के, एंड देन फिर मैंने अपने नोट्स उठाए, उन टेस्ट के सॉल्यूशन अच्छे से पढ़ता था मैं। जो भी नया पॉइंट मिला मुझे उन टेस्ट सीरीज़ में, मुझे लगा यार ये नया पॉइंट है, मेरे नोट्स में नहीं था, मैंने उसको बगैर आलस करे अपने नोट्स में ऐड किया। मैं मतलब सारे के सारे एस्पायरेंट्स को एक सजेशन दूंगा कि कभी भी कुछ भी इस बात के लिए मत छोड़ना कि मेरे को याद रह जाएगा, कुछ भी याद नहीं रहता, तुरंत नोट डाउन करो अपने नोट्स में, आलस नहीं करना है। तो मैं उन पॉइंट्स को, उन चीज़ों को तुरंत ऐड करता था अपने नोट्स में। मेरे नोट्स सारे A4 साइज़ की शीट्स पे थे, हैंड रिटन थे, तुरंत अपने नोट्स में ऐड करता था। ऐसे करके मेरे पूरे नोट्स बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हो गए थे। तो अब फिर आफ्टर ए टाइम टेस्ट सीरीज़ में भी कुछ भी मेरे नोट्स से बाहर नहीं आता था, तो इतने कॉम्प्रिहेंसिव हो गए, इतने मैंने सेक्शन टेस्ट दे लिए हर सब्जेक्ट के, 4-4, 5-5 सेक्शन टेस्ट दिए, इस तरीके से नोट्स बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हो गए। एंड सबसे बड़ी बात, फिर मैंने सिर्फ वो नोट्स रिवाइज किए। कभी भी 10 जगह से नहीं पढ़ना है, आपने एक बार नोट्स बना लिए, ट्रस्ट करो उनको ब्लाइंडली, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, आपको ये मान के चलना है। और उससे बाहर कुछ आता है प्रीलिम्स में अपने नोट्स से बाहर या आपके सोर्सेज से बाहर, तो सबके लिए अननोन रहेगा, वो इतना अफेक्ट नहीं करेगा आपकी कट ऑफ को, ये मानना है। मुझे नहीं आता तो किसी को भी नहीं आता होगा। आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना पड़ेगा प्रीलिम्स के लिए, एंड रिवाइज करना, उन्हें एक नोट्स एक जगह कंसोलिडेटेड, उनको मैक्सिमम टाइम रिवाइज करना है, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने विद PYQs, दैट इज़ द ओनली स्ट्रेटजी। सर, जैसा कि आजकल आप ट्रेंड देख रहे होंगे CSAT का, वो काफ़ी चैलेंजिंग हो रहा है, और जैसा कि आपने बताया कि आपने जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था उस वक्त आपका कुछ 0.1-0.5 मार्क्स से जो है, 1 मार्क्स से जो है प्रीलिम्स नहीं हुआ था CSAT। जी। तो सर CSAT के लिए आपने उसके बाद क्या चेंजिंग किया CSAT के अंदर कि आप लगातार CSAT क्वालिफाई कर पा रहे हैं? एक्चुअली मैं तो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ, तो CSAT की तैयारी मुझे लगा फर्स्ट अटैम्प्ट में ज़रूरत पड़ेगी नहीं, और जस्ट 1 मंथ बिफोर द प्रीलिम्स मेरी दादी जी शांत हो गई थी, तो मैं घर चला गया। 15 डेज मैंने पढ़ाई नहीं करी, और आखिरी 15 डेज में मैंने सोचा कि अब CSAT तो मैंने क्लियर कर ही लूँगा, तो मैंने एक क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं किया CSAT का। लाइफ का पहला CSAT मैंने एग्जामिनेशन हॉल में जाके दिया, एंड मेरे बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे टाइम प्रेशर में गलत हो गए जो मुझे लग रहा था सही होंगे, तो मेरा वहाँ पे एक इशू हो गया था। लेकिन उसके बाद फिर मैंने इंप्रूवमेंट ये किया कि मैंने टॉपिक्स आइडेंटिफाई करे पूरे PYQs के, कि कौन से टॉपिक सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपलेस्ट हैं, इनमें जल्दी भी सॉल्व होंगे और गलत होने के चांस भी नहीं होंगे। जैसे रीजनिंग वाले क्वेश्चन सिंपल होते हैं, या डायरेक्शन वाले, टाइम एंड वर्क वाले, इनको मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग किया। एंड देन मैंने कुछ लेक्चर्स देखे यूट्यूब पे ही, कॉम्प्रिहेंशन कैसे सॉल्व करते हैं उसके, देन कॉम्प्रिहेंशन थोड़े स्ट्रॉन्ग किए। इस तरीके से मैंने टॉपिक वाइज अप्रोच किया, एंड अगेन मैंने पूरे PYQs लिखे। 2017 से मैंने 23 तक 2016 से मैंने PYQs लिखे हैं पूरे, हर अटैम्प्ट में अपने CSAT के सॉल्व करें, तो PYQs से बहुत हेल्प हुई, एंड दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर मी कि मेरे 80+ का अराउंड स्कोर आ जाए, इतना हो गया था मेरा। जी सर, ये तो बात हमने किया प्रीलिम्स के बारे में, जिसके अंदर हमने GS और CSAT दोनों के बारे में बात किया। सर, आते हैं मेंस के ऊपर, क्योंकि सर आपने 6 बार मेंस का एग्जाम दिया है और आपने 4 बार क्वालिफाई किया है। तो सर मेंस के लिए क्या एक अप्रोच होता है? हाँ, पहले मैं बता देता हूँ मैंने गलतियाँ क्या की थी पहले मेंस में। तो पहला ही मेंस था, तो फर्स्टली नोट्स रेडी नहीं थे जी इतने अच्छे से मेंस के। दूसरा मैंने टेस्ट वगैरह भी इतने नहीं दिए। तीसरा PYQs भी थोड़े इग्नोर हो गए थे, बिकॉज मल्टीपल थिंग्स टू डू थी, ऑप्शनल भी करना है, तो मेरे मेंस में इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ, ना सिविल्स का ना फॉरेस्ट का। बट सेकंड अटेम्प्ट तक आते आते मुझे टाइम मिल गया था इतना कि मैंने अपने आप को इम्प्रूव कर लिया, थोड़े नोट्स रेडी कर लिए, PYQs भी मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था,
तो फिर मैंने जब सिविल्स का मेंस दिया तो मैंने बहुत सारे PYQs लिखे, सोशियोलॉजी मेरा ऑप्शनल है उसके भी, एंड GS के भी, एंड मैंने ऐसे बहुत सारे ब्रेनस्टॉर्म किए। मैं हर 3 या 4 दिन में ऐसे को ब्रेनस्टॉर्म करता था एक अपने दोस्तों के साथ। एंड देन मैंने पढ़ाई पूरी सिंगल की अकेले, बट मैंने दोस्तों के साथ ऐसे ब्रेनस्टॉर्म कर लिया, आंसर्स चेक कर लिए, डिस्कस कर लिया, ऐसे करके इम्प्रूव किया। तो सेकंड अटैम्प्ट में मेरा मेंस क्लियर हुआ, सेकंड मेंस में मेरा मेंस क्लियर हुआ, मैंने इंटरव्यू दिया, बट अगेन इंटरव्यू में अच्छा स्कोर था मेरा 182, बट मेंस में थोड़ा कम था, ओवरऑल इन नहीं हो पाया मैं। फिर थर्ड अटैम्प्ट में मैंने दोबारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक ही जो हर एस्पायरेंट को करना ही चाहिए कि डेली में 5 आंसर सिविल्स के लिखता था, GS के लिखता था, एंड 5 सोशियोलॉजी के लिखता था। डेली 10 आंसर्स लिखे मैंने नियम से, एंड आई गेव अराउंड 26 टेस्ट दिस ईयर फुल लेंथ, 5-5 क्वेश्चन के अलावा। 26 टेस्ट दिए ऐसे के टेस्ट मिला के, हर 4 या 5 दिन में ऐसे ब्रेनस्टॉर्म किया। ऐसे के भी मैंने नोट्स बनाए प्रॉपर, इस बार तो प्रॉपर मेरे ऐसे के नोट्स थे। आई कैन शेयर इट ऑल्सो ऑन माई टेलीग्राम चैनल, अभी मैं शेयर करूँगा कुछ दिन बाद। सर मैं लिंक भी उसका जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच जी। हाँ, तो मैंने ऐसे के अच्छे नोट्स बनाए, कोर्स वगैरह इकट्ठे करके रखे अच्छे वैल्यूएशन वाली चीज़ें, एंड टॉपर्स को भी बहुत रेफर करी ये देखने के लिए कि यार ये लोग इतने अच्छे स्कोर कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं। मेरा GS में इसलिए अच्छा भी आया बहुत स्कोर कि मैंने वैल्यूएशन किया बहुत सारा। तो वैल्यूएशन करना है, जैसे डेटा, फैक्ट्स, सब्सटेंशिएटेड पॉइंट होने चाहिए, एग्जांपल्स होने चाहिए, एंड प्रैक्टिस मोर एंड मोर एंड मोर। डेली आपको आंसर राइटिंग करनी है। वो कहते हैं ना 100 बादाम एक साथ नहीं खा सकते, लेकिन डेली 4-4 बादाम खाओगे तो वो आपको अफेक्ट करेगी, हेल्प करेगी। डेली 4 बादाम खाओ, 3 आंसर 4 आंसर रोज लिखो, आप अल्टीमेटली इंप्रूव कर जाएंगे, देखना। बस अच्छे से ग्रुप में, अच्छे ग्रुप में रहें, डेली चेक करें, टॉपर्स आंसर से रेफर करें, मॉडल आंसर से रेफर करें, और तुरंत लिख के रखें उसको अपने पॉइंट्स में कि यार मैंने ये गलती करी थी, अब ये नहीं करनी है, ये पॉइंट एक्स्ट्रा करना है। जी सर, जैसा कि जो आपका बैकग्राउंड रहा है वो इंजीनियरिंग का रहा है, बट जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो सोशियोलॉजी है। जी। तो सर सोशियोलॉजी आपने क्यों चूज़ किया? बहुत पर्सनल क्वेश्चन है सर, बट सर फिर भी अगर आप बताना चाहें तो। हाँ जी, हाँ, सोशियोलॉजी मैंने आफ्टर बहुत स्क्रूटनाइज करने के बाद चूज़ किया। जी। मैंने पहले 4 या 5 ऑप्शनल चूज़ किए इकट्ठे एक साथ। जी। मैंने उसमें एक मैथ्स भी लिया था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी लिया था, जी, एंथ्रोपोलॉजी भी लिया था, पवेड भी लिया था, एंड देन सोशियोलॉजी भी था। जी। तो मैंने सबके सिलेबस देखे। मैंने मैथ्स एक दिन पढ़ा, समझ में नहीं आया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने सोचा कि इंजीनियर हूँ तो बन जाया करते, बट वो नहीं बना करते, मुझे इतने अच्छे से नहीं करते आ रहा था। तो फिर मैंने वो भी स्किप किया। फिर मुझे अब मजबूरी में नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स पे और जो सोशल साइंस सब्जेक्ट्स उन पे जाना पड़ा। तो मुझे एंथ्रोपोलॉजी थोड़ा बोरिंग लगा पर्सनल लेवल पे, और पवेड भी मुझे बोरिंग लगा पर्सनल लेवल पे। एंड आफ्टर रीडिंग सोशियोलॉजी फॉर 4-5 डेज मुझे बहुत इंटरेस्ट आया। मुझे लगा यार इसी सोसाइटी में काम करना है, इसके बारे में इतना कुछ नया जानने मिल रहा है। तो बहुत से ऐसे टॉपिक्स से सेंसिटाइज हुए, कास्ट से लेके वुमन के शूज़ से लेके सेंसिटाइज हुए। 4-5 दिन पढ़ने के बाद मुझे लगा नहीं, ये सब्जेक्ट तो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मैं इसको पढ़ सकता हूँ। एंड इतना इंटरेस्ट आया कि मैंने मास्टर्स भी करने का सोचा इसमें, एंड मैंने मास्टर्स भी कर ली, एंड UGC नेट भी क्लियर किया। तो मैंने बहुत इंटरेस्ट के देखते हुए लिया था ये सब्जेक्ट। मार्क्स वगैरह का तो सब मुझे आइडिया भी नहीं था कितने मिलते हैं सोशियोलॉजी में चूज़ करते वक्त। इट इज़ जस्ट ए फुली कॉन्शियस डिसीजन कि मुझे इंटरेस्ट है, मुझे करना है सोशियोलॉजी। सर आपने 4 बार इंटरव्यू भी दिया है, जिसमें कि आप मतलब पिछले 2 बार आपने क्वालिफाई नहीं किया किसी कारणवश, और इस बार आपने CSC का जो एग्ज़ाम होता है इसको क्वालिफाई किया है, और आपने फॉरेस्ट का भी इंटरव्यू दिया हुआ है, और हो सकता है कि आज उसका रिजल्ट भी आ जाए। जी। तो सर इंटरव्यू के लिए बेसिकली क्या अप्रोच होता है, किस तरीके से इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए? मतलब कि क्या जब आप प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसी वक्त करना है, या फिर इसके लिए अलग से टाइम देना है? इंटरव्यू के लिए जब आपकी लिस्ट में नाम आएगा मेंस की, जी, तो आप बहुत आराम से टाइम मिलता है आपको तैयारी करने का। जी। फर्स्टली। सेकेंडली, इंटरव्यू की तैयारी की 3-4 जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि बिकॉज आई स्कोर प्रिटी वेल इन ऑल माई इंटरव्यूज़। इस बार का भी रिजल्ट आना है, मुझे लगता है अच्छे ही मार्क्स आएंगे इंटरव्यू में। फॉरेस्ट के इंटरव्यू अच्छा गया था, तो उसमें मेरा पहला सजेशन ये था कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है आपको अच्छे से। 2 न्यूज़पेपर मैंने इंडियन एक्सप्रेस एंड टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा था। टाइम्स ऑफ इंडिया मैंने भोपाल एडिशन पढ़ा, भोपाल से हूँ, इंडियन एक्सप्रेस दिल्ली एडिशन, ताकि नॉर्मल खबर रहे। तो 2 न्यूज़पेपर पढ़ना होता है, न्यूज़पेपर एटलीस्ट फॉर इंटरव्यू। सेकंड, आपको अगर इंग्लिश आपका मीडियम है कम्युनिकेशन का, ट्राई कीजिए मिरर प्रैक्टिस करने की, इंग्लिश में बात कीजिए अपने आप से। मिरर प्रैक्टिस हो सकता है सब लोग ही बोलते हैं, आपको लगे मैं भी कोई नई बात नहीं बता रहा, बट मिरर नहीं करना, दोस्त के सामने जाके कीजिए। ऐसे दोस्त जो आपको जज ना करें। मेरे दोस्त इतने अच्छे थे कि मुझे बोलते थे स्पीच दो, 5 मिनट इंग्लिश में स्पीच दो। मेरी इंग्लिश बहुत कमज़ोर थी, 5 मिनट इंग्लिश में स्पीच दो, तो 5 मिनट 10 मिनट इंग्लिश में स्पीच देता था। एंड मेरे आसपास के लोग मुझसे मोटिवेट करते थे कि इंग्लिश में बात कर, ताकि मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो, कम्युनिकेशन इंप्रूव हो इंग्लिश में। थर्ड थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप कुछ फेक नहीं कर सकते इंटरव्यू में। आप 5 मिनट से आप फेक कर नहीं सकते 30 मिनट के इंटरव्यू में, तो दे विल कैच यू रेड हैंडेडली, एंड बहुत कम मार्क्स आएंगे। तो बी जेन्युइन,
ईमानदार रहना। आपको अगर आपका उस समय ये भी याद ना आए कि आपके कितने परसेंट थे 12th में, सॉरी बोल देना कि मुझे सॉरी याद नहीं आ रहा अभी, बट झूठ नहीं बोलना है, जेन्युइन रहना है। वो आपकी जेन्युइननेस देखते हैं। दूसरा, एरोगेंस नहीं होना चाहिए। वो आपकी ऑनेस्टी देखते हैं, आपकी ह्यूमिलिटी देखते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगी वो देखते हैं वो ऑनेस्टी एंड जेन्युइननेस। इसके अलावा एक और चीज़ देखते हैं वो कॉन्फिडेंस। बट कॉन्फिडेंस एक होता है फेक, झूठ बोल के आ रहा है, वो पकड़ लेंगे तो फिर कम मार्क्स आएंगे। तो कॉन्फिडेंस अगर जेन्युइन वाला है, ऑनेस्टी वाला है, बहुत अच्छा है। बट ये ऊपर की 3 चीज़ें तो होनी चाहिए आप में। जी सर, जैसा कि आपने 4 बार इंटरव्यू दिया है, तो सर हम आपसे पूछना चाहें कि कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि आपको लग रहा है कि चारों बार में ये क्वेश्चन जो है सबसे इंटरेस्टिंग है, तो सर अगर आप शेयर करना चाहें तो प्लीज़। हाँ, जैसे इस बार ही उन लोगों ने मुझसे पूछा एक इंटरव्यू में क्वेश्चन कि सोशियोलॉजी आपने ऑप्शनल क्यों लिया। जी। क्योंकि स्कोरिंग होता है, तो वो थोड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। जी। हाँ, मतलब वो थोड़ा आंसर प्रिपेयर्ड इतना अच्छे से था नहीं। मतलब मैंने अच्छा आंसर दिया उस समय, बट हाँ प्रिपेयर्ड इतने अच्छे से था नहीं। जी सर, कई बार हम देखते हैं कि मतलब कुछ लोग बोलते हैं हमारे समाज के अंदर कि जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो वहाँ भी कुछ भी पूछ लेते हैं, जैसे कि कितनी सीढ़ी आप चढ़ के आ रहे हैं, कितने कोट में बटन आपके हैं, आपका रोल नंबर कितने नंबर का है, आप मतलब कुछ ऐसे पूछ लेते हैं। तो ऐसा कुछ होता है क्या? आई वुड से ये सब तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। जी। तो आई एम नॉट इन द राइट पोजीशन टू कमेंट ऑन इट, क्योंकि सबका एक्सपीरियंस अलग होता है। जी। तो इंटरव्यू के अंदर सबका माहौल अलग होता है। एंड मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहा हर बार। एंड मुझे लगता है कि वो बहुत एस्टीम्ड मेंबर्स हैं, उन पर पूरा ट्रस्ट करें आप, है ना। वो आपको अच्छे ही मार्क्स देंगे। वो आपको सिलेक्ट करने के लिए है वहाँ पे, ना कि रिजेक्ट करने के लिए। पूरा प्रोसेस पे ट्रस्ट करें, यूपीएससी पे ट्रस्ट करें। आप अपना जेन्युइन रहें, ईमानदार रहें, आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा, अच्छे स्कोर करेंगे आप। जी। वो क्या क्वेश्चन पूछेंगे, इट इज नॉट इन अवर हैंड, लेफ्ट इट ऑन देम, बी जेन्युइन ओनली। जी सर। सर, आपने कई बार अभी अपने फ्रेंड्स की बात की, जैसे कि आपने बताया कि इंटरव्यू के लिए आपके फ्रेंड्स ने आपको काफ़ी हेल्प किया। जब आपका सिलेक्शन नहीं होता था उस टाइम आपके फ्रेंड्स ने काफ़ी हेल्प किया। तो सर आप अपनी जर्नी के अंदर फ्रेंड्स को क्या सर रोल देना चाहेंगे, मतलब कितने % उनकी जो है अचीवमेंट है ये? मतलब वॉट एवर आई एम टुडे, उसमें बहुत बड़ा रोल एक तो अपन कहते हैं पेरेंट्स का होता ही है, बट पेरेंट्स के साथ मुझे लगता है मुझे फैमिली जैसे फ्रेंड्स मिले, इतने अच्छे दोस्त मिले जिनका हमेशा मुझे सपोर्ट रहा। फॉर एग्जांपल मेरा रूममेट था हार्दिक, वो उसने मुझे इंग्लिश इंप्रूव करने में हेल्प की। मेरी फ्रेंड थी सुरभि, इतनी पॉजिटिव इंसान, मतलब वन ऑफ द बेस्ट पर्सन। तृप्ति मेरी दोस्त है एक, उसके साथ मैंने आंसर राइटिंग करी रोज़, उसने इतना सपोर्ट किया मुझे थ्रू आउट माई जर्नी। रजत भैया, जीतू भैया एंड मैनी मोर, लाइक आयुष, आशी, बहुत सारे दोस्त थे मेरे, यश, पुलकित, जो यूपीएससी में नहीं है वो भी। उनका हमेशा बैक रहता था। बैकिंग ऐसी रहती थी कि दोस्तों हमेशा कहते थे कि यार तू कर, तो ये जो करना है कर, हम लोग खड़े हैं। जी सर। कुछ भी होगा हम लोग तेरे साथ हैं। तो मुझे ऐसा लगता है आपको ज़रूरत नहीं है किसी की भी इस जर्नी में, आपको पूरी मेहनत अकेले ही करनी है। लेकिन जब आपको कोई कहने वाला होता है ना कि तू कर, हम तेरे साथ हैं, तो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस आता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है। तो मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ सारे दोस्तों के लिए। जी सर। जस्ट सर आपके जो दोस्त ये वीडियो देख रहे होंगे वो भी ये देखें कि सर मतलब अपनी जर्नी के अंदर आपको कितना पार्ट दे रहे हैं। और वैसे जो लोग जो एस्पिरेंट तैयारी भी करते हैं उनको भी ये देखना चाहिए कि उन्हें किस तरीके का फ्रेंड सर्कल चूज करना है, क्योंकि क्या होता है जब आप सही फ्रेंड सर्कल चूज करते हैं उस वक्त आपको हेल्प करते हैं। अगर आपने थोड़ा सा मतलब नेगेटिव फ्रेंड्स को चूज कर लिया है, वो आपको बार बार नेगेटिविटी दे रहे हैं, तो वो सर थोड़ा सा बहुत अफेक्ट करता है वो। अगर आप, ऐसा कहा भी जाता है कि आपकी पर्सनैलिटी बनती है कि आप कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं उससे। जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सही लोग हों आपके पास आसपास। एंड आई एम प्रिविलेज, मतलब मेरी पूरी स्टोरी में आज तक एक सेटबैक आया ही नहीं। पूरी मेरी यूपीएससी की जर्नी में आई एम वेरी वेरी प्रिविलेज कि मुझे यूपीएससी करने का मौका मिला, इतने अच्छे दोस्त मिले, इतने अच्छे लोग आसपास मिले। आई लिव इन सच ए हारमोनियस एनवायरनमेंट जिसने मुझे जर्नी को पूरा कंप्लीट करने का मौका दिया। अभी तो मैं एक अटैम्प्ट और दूंगा तो फॉर रैंक इम्प्रूवमेंट, लेट्स सी क्या होता है। जी सर। सर मुझे लगता है कि कुछ मिथ्स जो हैं वो यूपीएससी को लेकर सोसाइटी में है जी, उस पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। तो सर मैं बोलता हूँ और आप उसका आंसर यस या नो में दें। जी सर जैसे कि एक मिथ है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सारी बुक जो है पढ़नी होती हैं, क्या सच है? सॉरी दोबारा पूछेंगे आप? सर जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं उस वक्त आपको सारी बुक्स पढ़नी होती हैं, सर क्या सच है? सारी बुक्स मतलब स्टैंडर्ड बुक्स तो पढ़नी होंगी, सिर्फ एक हर सब्जेक्ट की। जी। हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम, पॉलिटी की लक्ष्मीकांत, इस तरीके से बेसिक बुक्स। जी। एंड बेसिक एनसीईआरटी एक बार अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए चीज़ों को, उनको कंसोलिडेट कीजिए एक जगह पे एंड देन उन्हीं को रिवाइज कीजिए। और कोई मतलब बुक्स तो मिनिमम पढ़नी है आपको बस, लेकिन एक तो पढ़नी पड़ेगी जो बेसिक रिसोर्सेज होते हैं। उसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। कोई अगर सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है एस्पायरेंट्स को, वो होती है दे चेज द कंटेंट। जी।
कंटेंट चेंज नहीं करना है। हो सकता है प्रीलिम्स से 2 क्वेश्चन उपेंद्र बख्शी सर की कोई हिस्ट्री की बुक से आ गए, जी नहीं पढ़नी। अगर सबके लिए नए क्वेश्चन है, किसी से नहीं बनेंगे करते, और 88 क्वेश्चन 98 क्वेश्चन उनमें फोकस करो आप। तो डोंट चेंज द कंटेंट, जो बेसिक बुक से उन्हीं को बार बार रिवाइज करो, और जो उनमें से आ रहा है एटलीस्ट मेक श्योर करो उनको गलत नहीं करोगे आप। जी सर, एक जो डाउट है वो ये है कि अगर आपने कोचिंग नहीं ली है तो यूपीएससी करना संभव है? मैं खुद बैठा हूँ यहाँ पे, है ना, मैंने कोई कोचिंग नहीं की। हाँ, बट आई टुक मैनी टेस्ट सीरीज़। मैं बिल्कुल डिनाई भी नहीं करूँगा कोचिंग इंडस्ट्रीज़ के रोल को। टेस्ट सीरीज़ मैंने बहुत सारी ली, लेकिन हाँ, मैंने क्लासरूम कोर्स कभी नहीं लिया। तो मैं एक चीज़ कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ, क्लासरूम कोर्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट हाँ फॉर श्योर फॉर प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ वगैरह यूज़ होती हैं, वो हेल्पफुल होती हैं बहुत। जी सर, एक डाउट है कि इंग्लिश मीडियम के जो एस्पिरेंट हैं उनको प्रिविलेज है हिंदी मीडियम के कंपेरिजन में, क्या ऐसा है? सर मतलब आई थिंक मैनी ऑफ द हिंदी एस्पायरेंट्स आर ऑल्सो कमिंग अप इनटू द लिस्ट, तो मैं मतलब कमेंट नहीं कर सकता इस चीज़ पे कुछ भी। जी सर, एक है डाउट कि जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं उस वक्त आपको सब कुछ याद करना होता है, आप कुछ छोड़ नहीं सकते हैं, आपको सब याद होना चाहिए, क्या ऐसा होना चाहिए सर? सब कुछ याद तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग हर चीज़ की होनी चाहिए आपको। आप कोई भी चीज़ समझ रहे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसके पीछे का मकसद क्या है, मतलब क्या है पढ़ने का मेरे। आपको सिर्फ रटने के लिए नहीं पढ़ना है, आपको उसकी इंपॉर्टेंस मालूम होनी चाहिए कि आप क्यों पढ़ रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग डेवलप की सब्जेक्ट का। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, अगर आप उसको एक अंडरस्टैंडिंग से पढ़ेंगे, इतना रटने वाला सब्जेक्ट लोग कहते हैं, बट अंडरस्टैंडिंग से पढ़िए। आपको उसको थोड़ा इमोशनली एम्पैथेटिक होकर पढ़िए, उसको अपने आप को इमेजिन करके पढ़िए उस जगह पे कि नहीं यार, इंडस वैली हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, है ना, इसलिए चेंजेस आए, फिर सोसाइटी में ये चेंजेस आए, इसके कारण ये हुआ। इस लिंक करके पढ़िए हर चीज़ को रीजनिंग के साथ, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से डेवलप होगी। जी सर, एक जो लास्ट मिथ है सर, ये स्टूडेंट के अंदर नहीं सर, ये पेरेंट्स के अंदर भी हमको देखने को मिलता है। सर लोग बोलते हैं जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं उस वक्त आपको 14-15 घंटे डेली बेसिस पे पढ़ना होता है। जी, क्या सच है? मैंने 10 to 11 आवर्स पढ़ा है रोज़, 10 आवर्स के अराउंड रोज़ पढ़ा है मैंने। तो मैं इस पर कुछ ठीक है 2 मिनट लूँगा। जी सर, बिल्कुल। देखिए, आपको है ना डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ रोज़ पढ़ना है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि हर दूसरे तीसरे दिन ब्रेक ले रहे हैं, नहीं, ये वर्क नहीं करता है। आपको रोज़ पढ़ना है 10 आवर्स के अराउंड, तो कम से कम मिनिमम पढ़ना है। 15 आवर्स नहीं पढ़ना, 10 आवर्स पढ़ना है, क्योंकि ब्रेन की कैपेसिटी होती है एब्जॉर्ब करने की लिमिटेड। तो किसी किसी की अलग अलग होती है, किसी की 11 आवर्स भी होती है, किसी की 12 भी होती है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। मेरी 10 आवर्स थी, लेकिन इसके साथ साथ बोलूँगा कि मेंटल फटीग बहुत होता है, तो उसको भी आपको इंश्योर करना ना हो। उसके लिए मैंने 4 साल लगातार जॉगिंग की है। आई गो फॉर अ जॉग एवरी डे इन इवनिंग, एंड एक्सरसाइज करता था मैं, एंड 5 to 10 मिनट्स मेडिटेशन भी करो अगर कर सकते हो तो, है ना। मैं म्यूज़िक सुनता था, ईयरफोन लगाए, एंड वॉक करने जा रहा हूँ, जॉगिंग करके आता था आधे घंटे 45 मिनट, है ना, थोड़ा पार्क में नेचर में। तो उससे मेरा मेंटल पीस होता था। हर 2 या 3 दिन मंदिर जाता था, तो उससे भी मेंटल पीस रहता था। तो जितना आपको फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखेंगे ना, उतना अच्छे से आपकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ेगी। एंड बी ऑब्जर्वेंट, ऑब्जर्वेशन रखो आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उस चीज़ के प्रति। जी सर, अब आपका चयन हो चुका है यूपीएससी के अंदर, तो सर अब आपका फ्यूचर प्लान क्या है? मतलब अब आप किस तरीके से प्लान कर रहे हैं कि आपको, जैसा कि आपने बताया, आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट भी देना है, और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि आपका चयन भी हो जाए इस बार, और अच्छे मार्क्स से हो और अच्छी रैंक आपको मिले। जी। बट सर अगर किसी कारणवश नहीं हो पाता इस अटेम्प्ट में, या फिर होता है तो आपको सेम अप्रॉक्स रैंक मिलती है, तो सर इसके बाद आपका फ्यूचर प्लान किस तरीके से है? मैं मोस्टली एकेडमी ज्वाइन करूँगा डायरेक्टली। लेट्स सी मुझे क्या सर्विस अलोकेट होती है, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। जी सर। बट जो भी सर्विस एकेडमी अलोकेट होगी, आई विल गो फॉर ट्रेनिंग, एंड देन सी क्या होता है फिर। अभी तक सोचा नहीं है मैंने इस बारे में। जी सर। सर अगर अपना जो आपका डेली रूटीन होता है, मतलब आप सुबह उठते हैं, उसके बाद आप किस तरीके से पूरा दिन ऑक्यूपाई करते हैं, सर अगर आप अपनी डेली रूटीन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहें जी तो सर प्लीज़। जैसे मैं अपना अलग अलग जर्नी का अलग अलग रूटीन होता है जी। फॉर एग्जांपल प्री का रूटीन अलग होगा, मेंस का अलग था मेरा पर्सनली, एंड इंटरव्यू का अलग था। तो मैं मेंस का शेयर कर देता हूँ। मेंस का मेरा ऐसा होता, रात को 2 बजे के अराउंड सोता था मैं, एंड मॉर्निंग 8-8:15 उठता था, है ना, एंड 8:45-9 o'clock तक कैसे भी ब्रेकफास्ट करा, एंड देन 10 o'clock तक 10 AM तक अपना न्यूज़पेपर पढ़ा, एंड देन नहाने गया, नहा धो के आराम से, फिर 11 से 1 बजे तक पढ़ाई की मेंस की, थोड़ा आंसर्स वगैरह लिखिया, रिवाइज़ किया कुछ भी जो अपना मेंस के टॉपिक्स हैं, एंड देन फिर उसके बाद लंच वगैरह किया, फिर 2 बजे से दोबारा पढ़ने बैठे, थोड़ा आंसर राइटिंग की, थोड़ा रिवाइज़ किया, थोड़ा डिस्कशंस किया दोस्तों के साथ, फिर शाम को 5-5:30 बजे के अराउंड पार्क गए वॉक करने के लिए, दौड़ने के लिए, फिर वो अपना एक्सरसाइज वगैरह की आगे फिर शाम को आए। मैं जैन, तो मैं रात को नहीं खाता खाना इतना जी, अवॉइड करता हूँ मतलब खाना। तो 6:30-7 बजे तक अपना डिनर किया, एंड देन फिर उसके बाद थोड़ा बीच बीच में ब्रेक लेता था मैं, लेकिन रात को 1:30-2 बजे तक पढ़ता था जी।
तो सर आपकी जर्नी तो मतलब जो आपका डेली रूटीन रहा वो तो हम सब ने जान लिया। जी सर एक क्वेश्चन हमारा है, क्योंकि सर हमने कई सारी चीज़ों पे बात कर लिया है, मुझे लगता है कि हमने प्री पे भी बात किया, मेंस पे भी बात किया, इंटरव्यू पे भी बात किया, आपकी जो स्ट्रेटजी अपनी पर्सनल थी आपने वो भी शेयर किया, जी। आपके एक्सपीरियंस को भी हमने देखा। बट सर अगर हमसे कुछ मिस हो रहा हो, आपको लगता है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सभी को जानना चाहिए, तो सर प्लीज़ हमें बताएं। सबसे ही इम्पोर्टेंट चीज़ है इस पूरी जर्नी में, वो है सेल्फ बिलीव जी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप जितना अपने आप पर विश्वास रखेंगे, अपने रिसोर्सेज पर विश्वास रखेंगे, ट्रस्ट करेंगे प्रोसेस को, अपनी मेहनत को, आप उतना ही ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे और उतना ही जल्दी आप अपनी सक्सेस को अचीव करेंगे। एंड सेकेंडली लोगों का एक मोटिवेशन होता है सिविल सर्विसेज का, जो कि बहुत रॉन्ग लगता है मुझे, कि लेविश लाइफ स्टाइल, जी कि लोग सोचते हैं कि बहुत लेविश है सब कुछ, सिविल सर्विसेज है बहुत तामझाम है, नहीं है ना। वो एक सोशल मीडिया का बनाया हुआ मिथ है। सिविल सर्विसेज कम्स अप विद लॉट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड आपको इतनी वास्ट अपॉर्चुनिटी देती है ग्राउंड लेवल पे देश की सेवा करने के लिए, लोगों की ज़िंदगी में एक इम्पैक्टफुल रोल प्ले करने के लिए, कुछ पॉजिटिव करने के लिए देश के लिए अपनी बेस्ट कैपेसिटी में। तो एक वो कहते हैं ना कि वन ऑफ द बेस्ट जॉब है विथ मोस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है, इसको उसकी तरह ही देखना चाहिए कि आप रेस्पॉन्सिबल बने, अपने खुद के प्रति भी सेल्फ बिलीफ रखें एंड मेहनत करें एंड हमेशा मोटिवेशन इसी चीज़ को रखें कि आई वांट टू सर्व द नेशन इन माय बेस्ट कैपेसिटी। जी सर एक क्वेश्चन लास्ट है हमारा, सर क्या आपका कोई फैमिली बैकग्राउंड कभी सिविल सर्विसेज का रहा है? जी मेरे फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस का है जी, तो ऐसा तो कोई नहीं सिविल सर्विसेज में, बट हमें डिस्टेंट रिलेटिव हैं एक, बट हाँ मोस्टली तो नहीं है। जी तो सर जब आपने यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई किया है उस वक्त आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन रहा? अभी मतलब आपकी फैमिली को मतलब सोसाइटी में किस तरीके से रिस्पेक्ट मिल रही है, आपको किस तरीके से रिस्पेक्ट मिल रही है? हाँ रेस्पेक्ट है, सिविल सर्विसेज कम्स अप विथ लॉट ऑफ एस्टीम, जी है ना, मतलब बहुत रेस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता है सिविल सर्विस को। मैं घर गया तो स्वागत हुआ, पेरेंट्स का भी स्वागत हुआ, समाज वालों ने स्वागत किया, नगर पालिका वालों ने स्वागत किया, पूरे सरोंज के बहुत से लोग विधायक से लेके एवरीवन कम्स एट माय होम स्वागत के लिए, कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए मुझे, पूरे रिलेटिव्स घर पे आए। तो हाँ बहुत से सम्मान बढ़ता है एंड पापा मम्मी की खुशी तो देखने लायक होती है, क्योंकि आफ्टर ऑल जितना अपन की तो मेहनत थी बट उनकी प्रेयर्स थी जो उन्होंने पूरे दिल से करी थी, और इतनी जेन्युइन प्रेयर्स तो मुझे लगता नहीं दुनिया में कोई भी कर सकता है जितनी जेन्युइन पापा मम्मी करते हैं, पेरेंट्स करते हैं, अपनी फैमिली वाले करते हैं। तो उनकी वो प्रेयर सक्सेसफुल हुई तो उनका वो खुशी, उनका वो चेहरा देखने लायक था। जी सर अभी हमने जो लास्ट बात किया ये पेरेंट्स के बारे में, ये सर मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है पर्सनल बेसिस पे, और मुझे लगता है जो एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको भी काफ़ी मोटिवेट करेगा, क्योंकि जब आप सक्सेस में मतलब जब आप प्रयास कर रहे होते हैं, जब आपका नहीं हो पाता किसी कारणवश, या फिर जब आप लगन करते रहते हैं, तो उस वक्त जो सोसाइटी होती है वो आपको देखती है कि हो इसका हो नहीं रहा है, पढ़ता नहीं होगा, कुछ और कर रहा होगा, तो सर वो एक नेगेटिव आपको फीलिंग देता है। बट जब आपका हो जाता है तो वही सोसाइटी जो होता है उसका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, वो सोचते हैं कि भाई कितना मेहनत किया बच्चे ने, प्रीलिम्स एग्जाम ये यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, और उसके बाद अचानक से आपकी जो रिस्पेक्ट होती है सोसाइटी में वो ऐसे से ऐसे हो जाती है, मतलब एक इंक्रीज कर जाती है बहुत ज़्यादा। तो सर ये पर्सनल बेसिस पे कई सारे एस्पिरेंट को मोटिवेट करता है, और इसी कारणवश लोग तैयारी भी करते हैं कि उनको स्टीम मिले सोसाइटी में। तो सर आपने अपनी पर्सनल जो जर्नी रही वो हम सबके साथ शेयर किया, आपने सारे एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए, स्ट्रेटजी शेयर की, इसके लिए आपको दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मैं कामना करूँगा कि आप अपने जीवन में इसी तरीके से मतलब आगे बढ़ते रहें और सोसाइटी को अपना जो उच्चतम योगदान हो सकता है वो दें। तो दोस्तों हमने सर के साथ काफ़ी कुछ डिस्कस किया है, जिसमें सर ने अपनी स्ट्रेटजी, एक्सपीरियंस, जर्नी सब कुछ शेयर किया हमारे साथ। और जैसा कि सर ने बताया कि सर का एक टेलीग्राम चैनल है, सर का जो टेलीग्राम चैनल वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, क्योंकि सर वहाँ पे अपनी स्ट्रेटजी शेयर करेंगे, अपनी कॉपी शेयर करेंगे, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो एक सही गाइडेंस, एक सही मेंटर ज़रूरी होता है, उससे आपका टाइम सेव होता है, उससे आपको पता चलता है कि क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, क्या मिस्टेक दूसरे लोग कर रहे हैं, आपको किस तरीके से कार्य को करना है। तो सर का जो टेलीग्राम लिंक है वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, सर का जो इंस्टाग्राम आईडी है वो भी मैं नीचे दे दूंगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप सर के साथ जुड़िए, सर से आप उसके बारे में जो है सॉल्यूशन लीजिए, सर आपको गाइड भी कर देंगे, उससे आपको थोड़ा सा टाइम मैनेज हो जाएगा। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपके मन में अभी कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने उन फ्रेंड के साथ भी शेयर करें जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको पता चले कि एक सही स्ट्रेटजी क्या होती है तैयारी की, जी किस तरीके से टॉपर्स जो होते हैं, किस तरीके से जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं वो तैयारी करते हैं, और जब आप फेल हो रहे होते हैं, जब आपका नहीं होता सिलेक्शन, उस वक्त आपको क्या करना चाहिए, साथ साथ आपको किस तरीके से फ्रेंड सर्कल रखना है, आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, इन सब के बारे में सर ने यहाँ पे बताया है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो हमने ये सारी चीज़ों पर बात किया है। बाकी सर अगर आप लास्ट में कुछ हमें सजेस्ट करना चाहें या फिर कुछ आप बोलना चाहें तो सर प्लीज़। हाँ, मैं लास्ट में जो कंक्लूडिंग लाइन है मैं यही बोलना चाहूँगा कि दो पोएम्स है हरिवंश राय बच्चन की जिन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। जी। पहली है कि राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर डेडिकेशन, एकाग्रता, कि आप एकाग्रता के साथ पढ़ाई करें, आप अपनी मंजिल को पा लेंगे। आप भटके ना, यहाँ वहाँ ना जाएं, भटके ना, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट ना हो, फुल डेडिकेशन एंड कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करें। सेकेंडली, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी भी कोशिश करने से न डरें, मेहनत करते रहें। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। एंड ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट योर हार्ड वर्क एंड यू विल अचीव योर सक्सेस। जी सर।